हाँ, तो क्लास 11th के स्टार्टिंग में अपन ने क्या समझा था बेटा, अकाउंटिंग साइकिल समझा था। तो अकाउंटिंग साइकिल में आपको याद होगा पहले जर्नल बनाई थी, उसके बाद लेजर बनाए, फिर बनाया ट्रायल बैलेंस और फिर बनाए थे फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में अपने क्या शामिल था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब क्या समझने जा रहे हैं वो चीज समझते हैं। देखो ध्यान दो बेटा, सारा काम लेजर को क्लोज करना, ठीक है, लेजर को बंद करना, उससे ट्रायल बैलेंस बनाना और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाना। फाइनल अकाउंट कौन सी तारीख को बनते हैं, 31 मार्च को, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, सारा काम 31 मार्च को कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है, मुश्किल। ठीक है, कितने ही बंदे लगा लो सर, एक अच्छी खासी कंपनी की सारे काम आप 31 मार्च को नहीं कर पाते हो। बोलो बात क्लियर। तो क्या होता है सर, कई बार ऐसा होता है ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाया 31 मार्च को, लेकिन इसके जो फाइनल अकाउंट है ना वो इसके बाद बनाए जाएंगे। ठीक है, या कई बार ऐसा भी होता है सर कि ट्रायल बैलेंस मान लो बनाया 25 मार्च को और जो फाइनल अकाउंट है वो कब बनाए जा रहे हैं अपने, 31 मार्च को। सही बात है, ट्रायल बैलेंस कब बना के पूरा कर दिया गया, 25 तारीख को ही, और इससे फाइनल अकाउंट कब बनाए जाएंगे, 31 तारीख को। तो तुम एक बात बताओ, क्या ये 5 से 6 दिन का जो गैप है, इस दिन बिजनेस बंद रहेगा या चालू रहेगा बिजनेस? अगर बिजनेस चालू रहेगा तो करंट ईयर में ट्रांजैक्शन होती रहेंगी। सर जो ट्रांजैक्शन होगी फिर वो तो है तो इसी साल की, उसको भी अपने को ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट करना चाहिए। बोलो बात क्लियर है। तो क्या होता है सर, ट्रायल बैलेंस के बीच में और फाइनल अकाउंट के बीच में कुछ गैप होता है टाइम का। इस टाइम में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो जाती है बेटा बिजनेस में, उसे आप बोलते हैं एडजस्टमेंट्स, और उन्हें आप पिछले का ट्रायल बैलेंस ओपन ना करके सीधा सीधा कहाँ एडजस्ट कर देते हैं, फाइनल अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। इसे आप एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट पहचान में कैसे आएगी, भैया जो ट्रायल बैलेंस के बाहर जितनी भी आइटम दे रखी है वो सारी एडजस्टमेंट है। तो सर मान लो पिछले चैप्टर में वो क्लोजिंग स्टॉक दिया होता था, हाँ वो भी एक एडजस्टमेंट था बेटा। ठीक है, तभी तो वो ट्रायल बैलेंस के कहाँ दी होती थी, आउटसाइड, बाहर दी होती थी। बोलो बात क्लियर, वो भी एक एडजस्टमेंट थी। एडजस्टमेंट की खास बात यह है कि ये कम से कम 2 जगह पे पोस्ट हो जाएगी बेटा। ठीक है, जैसे याद करो क्लोजिंग स्टॉक भी आप 2 जगह पोस्ट करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में। आपको मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे आएगा, उसका रीजन यही था क्योंकि वो एडजस्टमेंट थी, और एडजस्टमेंट कम से कम कितनी जगह पे आएगी, 2 जगह पे आएगी। बोलो बात क्लियर। सर फिर बोल रहा हूं, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी आइटम है वो सारी एक जगह पे पोस्ट होगी, और ट्रायल बैलेंस के बाहर जितनी भी आइटम है वो 2 जगह पे उसका इफेक्ट आएगा। बोलो बात क्लियर है। तो हमें बस ये समझना है कौन सी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कौन सी जगह पे आना है। बोलो बात क्लियर। मैं बार बार फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूं बेटा, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आइटम है तो एक जगह, और ट्रायल बैलेंस के अगर बाहर आइटम है तो 2 जगह। बोलो बात क्लियर है। बार बार फिर में से ही मत कहना सर ये दूसरी जगह क्यों नहीं आया। ठीक है, बात समझेंगे हम इस चीज को, क्लियर है। एक मैंने तुम्हें एक पते की बात और बता रखी है, मैंने कहा था जी जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें 3 तरह के खाते होते हैं। मैंने कहा था एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, और एक होता है बेटा नॉमिनल अकाउंट। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है सर कि जो नॉमिनल अकाउंट होता है ना, सिर्फ यही खाता ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर P&L अकाउंट में जाएगा। ठीक है, रियल और पर्सनल अकाउंट कभी भी ट्रेडिंग और पीएल में नहीं जाते बेटा, ये दोनों हमेशा कहां पे जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। तो मेरे से ये भी मत पूछना सर कि ट्रेडिंग पीएल में क्यों आया। जब भी अटक जाओ कि चीजें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए या बैलेंस शीट में जानी चाहिए, ऑलवेज चेक, क्या चेक करना है कि वो रियल खाता है, पर्सनल खाता है या नॉमिनल खाता है। ये बात मैं बेटा बार बार नहीं बताऊंगा, ना ही ये बताने वाली बात है। आपको हमेशा चेक करना है रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर वो नॉमिनल नेचर का है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर वो रियल या पर्सनल अकाउंट का नेचर का है तो बैलेंस शीट में चली जाएगी। बोलो बात क्लियर है। अब सारे बच्चे मेरे साथ साथ एडजस्टमेंट और उनके ट्रीटमेंट लिखेंगे बेटा। ठीक है, मैं डेली की डेली आपको 4 या 5 एडजस्टमेंट कराऊंगा, उसके ऊपर हम एक आधा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमें वो सारी एडजस्टमेंट्स याद हो जाएंगी। ठीक है, आप सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखें एडजस्टमेंट्स, और हम लिखते हैं सर पहली एडजस्टमेंट्स। पहली एडजस्टमेंट है आपकी क्लोजिंग स्टॉक। सर ये हम कर चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको फाइनल अकाउंट का ट्रीटमेंट बता रहा हूं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट लिखिए बेटा। मैंने कहा एडजस्टमेंट कम से कम 2 जगह जाती है, तो मैं 2 ट्रीटमेंट लिखवा रहा हूं आपको। सर फर्स्ट ट्रीटमेंट, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट प्लस नंबर सेकंड ट्रीटमेंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट।
ठीक है बेटा, दो ट्रीटमेंट होने हैं सर। पहला ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड ट्रीटमेंट एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये हम कर चुके हैं पहले, ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोलो बेटा, यहां तक बोलो कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, चल सकते हैं आगे। सर मैं प्रेजेंटेशन भी समझा रहा हूं आपको साथ साथ, ताकि गलती ना हो। पहला ट्रीटमेंट अपन ने क्या किया बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, यहां पे दिखाते हैं बेटा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, जो भी अमाउंट होगी वो यहां दिखा दी जाएगी। सेकंड ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में, एसेट यहां दिखाएंगे बेटा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है बेटा। ये ट्रेडिंग की डेबिट साइड हो गई, ये ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड हो गई, ये एसेट साइड हो गई, इसे अपन लाइबिलिटी साइड बोलते हैं, ठीक है। मुझे कहाँ दिखाना है, एसेट साइड में शो करना है सर, ठीक है बाबू। इसके नीचे एक नोट लिखो, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कोस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ठीक है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। बोलो बेटा, डन है क्या सर? इसका क्या मतलब हुआ बेटा, समझो ध्यान से। कई बार ऐसा होता है, मेरे को जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसकी दो वैल्यू दी होती है। क्लोजिंग स्टॉक एक साइड लिखा होता है इसकी कॉस्ट, और एक साइड लिखी होती है NRV। NRV का मतलब होता है नेट रिलाइजेबल वैल्यू बेटा। नेट रिलाइजेबल वैल्यू किसको बोलते हैं भैया? सेल करके कितना मिल जाएगा, सेल वैल्यू समझ लो एक तरीके से, ठीक है। कॉस्ट और सेल, मान लो कॉस्ट 8,000 रुपये है और सेल वैल्यू जो है वो 10,000 रुपये है, तो कितने पे लिखूं बेटा मैं क्लोजिंग स्टॉक? 8,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये 6,000 है तो कितने पे लिखूं? 6,000 पे, विच एवर इज लेस। अगर दो वैल्यू दे रखी है तो हमेशा कौन सी वैल्यू उठानी है? जो कम है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 ने बोला बेटा करने के लिए, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 कहता है इस काम को करने के लिए, कहता है जी जो भी दोनों में से वैल्यू कम है उसको करो। क्यों कहता है बाद की बात है सर, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। एक कंसेप्ट लगता है तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, प्रूडेंस का कंसेप्ट, ठीक है, वो अप्लाई हो जाता है, उसकी वजह से होता है। खैर इतनी बातें याद नहीं रखनी आपको, तो मेन याद क्या रखना है कि भैया अगर कॉस्ट और NRV दोनों चीजें दे रखी है तो कौन सी वाली वैल्यू उठा लेना? जो भी दोनों में से क्या हो? कम हो। जो भी दोनों में से क्या हो? कम। क्या हो? कम हो। बोलो बात क्लियर है? सही है। ये अपना क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट हो गया बेटा। अब तक अपन ने ऐसे ही किया इसको, ठीक है। मैं आता हूं सेकंड एडजस्टमेंट पे, आप सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे सेकंड एडजस्टमेंट। हटा दो इसको, एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखिए बेटा सारे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसके भी मैं 2 ट्रीटमेंट लिखवा रहा हूं आपको। ट्रीटमेंट नंबर 1, ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस प्लस सेकेंड ट्रीटमेंट, शो ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट।
ठीक है बेटा, शो ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, मैं एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ ये। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ, ठीक है, पांडे जी एंड एसोसिएट्स। ठीक है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है बेटा? एक्सट्रैक्ट बोले तो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है टुकड़ा। मतलब मैं पूरी ट्रायल बैलेंस नहीं करवा रहा आपको, मैं उसका एक एग्जांपल के तौर पे टुकड़ा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जब पूरे खाते नहीं दिए जाते, थोड़े बहुत खाते बताए जाते हैं, उसको आप एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, मैंने कहा जी ट्रायल बैलेंस दिखाई दे रहा है मेरे को, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एक ही कॉलम बना लो, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस में मेरे को दिखा रखा है सर सैलरी, मान लेते हैं 20,000, वेजेस मान लेते हैं सर 5,000। ठीक है, नीचे मेरे को दे रखे जी एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में दे रखी है नंबर 1 आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000। नंबर 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹500। ठीक है, आपको करना क्या है, शो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। आपको फाइनल अकाउंट में चीज़ें कैसे दिखेंगी वैसे बताना है। ठीक है, बोलो बेटा, डन? हो गया? कोई डाउट यहां तक? चले आगे, सुनना भाई। ये कह रहा है जी मेरे पास सैलरी 20,000 की है, वेजेस 5,000 रुपए की है, और ये एडजस्टमेंट है बेटा। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5,000 रुपए की, आउटस्टैंडिंग वेजेस है 500 का। मेरे को बताओगे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? खर्चा हो गया लेकिन पे करना बाकी है। ठीक है, तो जो चीज पे करनी बाकी है, क्या वो मेरे लिए एसेट है, मेरी लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। ठीक है, तो देखो एडजस्ट कैसे करना है, 2 ट्रीटमेंट होंगे। पहला, उस खर्चे को रिस्पेक्टिव खर्चे में ऐड करना है। सर रिस्पेक्टिव खर्चे का मतलब, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो किस में ऐड होनी चाहिए? सैलरी में ऐड होनी चाहिए। और आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो किस में ऐड होना चाहिए? वेजेस में ऐड होना चाहिए बेटा। रिस्पेक्टिव का मतलब जो जैसा खर्चा है उसी में ऐड करो बेटा। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट होता तो फिर रेंट में ऐड होता। आउटस्टैंडिंग अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल होता तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में ऐड होता। बोलो बात क्लियर है? रिस्पेक्टिव खर्चे में ऐड करना है। दूसरा, ये जो आउटस्टैंडिंग खर्चा है ना, ये वाला आउटस्टैंडिंग कौन सा है? ये वाला, ये पे हो चुका है, मैं इसकी बात कर रहा हूं 5,000 और 500 की। दूसरा कहां शो करना है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करना है बेटा। बोलो बात क्लियर? तो एग्जांपल को करके देखते हैं सर, सॉल्यूशन में कैसे दिखेगा अपने को। लो मैंने लिखा सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं बना रहा हूं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, मैं एक साथ ही बना देता हूं। चलो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या अलग अलग बना दूं क्या? बेटर रहेगा, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। मैंने बनाया जी ट्रेडिंग अकाउंट, फिर मैं नीचे बना रहा हूं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारे बच्चों को पता है सर, वेजेस जो है वो ट्रेडिंग में आते हैं और सैलरी जो है वो कहाँ पे आती है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। फिर हम दिखाएंगे जी बैलेंस शीट, या मैं ट्रीटमेंट दिखा रहा हूँ सर बैलेंस शीट। और एक्चुअल में मुझे इन्हें ना खाते नहीं बोलना चाहिए सर, इसे मुझे बोलना चाहिए एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये पूरे नहीं है ना। एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये भी क्या बेटा? एक्सट्रैक्ट, मतलब उसका एक टुकड़ा है ये सर। ठीक है, चलो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं सर टू वेजेस। देखना बेटा ध्यान से लिख कैसे रहे हैं। मैंने सबसे पहले वेजेस दिखाई जो नॉर्मल दे रखी है ट्रायल बैलेंस में 5,000, और इसमें मैं ऐड करूंगा
आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है 500, तो टोटल वेजेस कितनी हो गई बेटा 5500 रुपए, सही है। ऐसे ही मैं इसमें दिखाऊंगा टू सैलरी, नॉर्मल सैलरी कितनी है 20,000 और इसमें मैं ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कितनी थी 5,000, टोटल कितनी हुई बाबू 25,000 रुपए, सही है। मैंने क्या करा रिस्पेक्टिव खर्चे में ऐड करा, रिस्पेक्टिव खर्चे में क्या करा ऐड करा, बात समझ आई। उसके बाद आउटस्टैंडिंग खर्चों को हमें लायबिलिटी साइड में दिखाना होता है बात, ये लो जी लायबिलिटी अमाउंट, लायबिलिटी में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी बेटा 5,000, वेजेस कितनी थी बेटा अपनी 500, लो सर इस तरीके से शो हो जाएगा ये, ठीक है जी। तो ट्रेडिंग पीएल में अपन ने क्या करा रिस्पेक्टिव खर्चे में ऐड कर दिया, दूसरा बैलेंस शीट में अपन ने कहां शो कर दिया बेटा लायबिलिटी साइड शो कर दिया। बोलो बात क्लियर है, फटाफट से नोट करो। आइए बेटा आगे चले, मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3। चलो बेटा सारे बच्चे लिखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3, इसे बोलेंगे बेटा प्रीपेड एक्सपेंस, ये इसका एक नाम और है, और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, ठीक है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, ठीक है। ये क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, बोलो। हाँ ऐसे खर्चे जो अभी तक हुए नहीं थे बट अपन ने क्या कर रखे एडवांस में पे कर रखे, तो एडवांस में पे किया गया खर्चा तुम्हारी लायबिलिटी है कि तुम्हारी एसेट है, एसेट है सर, ठीक है। अगर आउटस्टैंडिंग खर्चे को ऐड कर रहे थे तो इसको क्या करेंगे बताओ, इसको माइनस करना चाहिए हमें, ठीक है। सर वो ऐड क्यों करा ये माइनस क्यों कर रहे हैं, बेटा समझो ध्यान से, ऐड क्यों करा हमने, क्योंकि आउटस्टैंडिंग खर्चा ऐसा खर्चा था जो अपन ने अभी तक पे तो नहीं करा लेकिन इसी साल से रिलेट करता था, तो इस साल में उसको काउंट कर लिया बेटा। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा खर्चा है जो अपन ने पे तो कर दिया लेकिन वो इस साल का थोड़ी है, वो तो अगले साल के लिए पे किया हमने, तो उससे इस साल में से घटाया जाएगा और अगले साल में ले जाके ऐड किया जाएगा। बोलो बात क्लियर है। तो हम इसमें क्या फॉलो कर रहे हैं बेटा, इस कंसेप्ट को आप पढ़ते हैं एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है सर जो खर्चा जिस साल से रिलेट करता है, जिस साल से रिलेट करता है उसी साल में उसको लिखना है। अगर आपने आगे पीछे के खर्चे पे करे ना तो करंट ईयर के फाइनल अकाउंट में नहीं आएंगे बेटा। बोलो बात क्लियर, बात समझ आ गई। जो इनकम जिस साल से रिलेट करती है उसी साल में लिखना है सर उसे, आगे पीछे नहीं आएगी, ठीक है। अब मान लो ये ध्रुव है, बोला सर 12वीं की फीस ले लो, मैंने कहा अभी क्यों दे रहा है, बोला ना 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 सर रख लो 12वीं की फीस रखो आप। मैंने कहा कितनी दे रहा है, बोला ₹1,00,000 सर चोरी करके लाया हूँ घर से, आप रखो, ठीक है। मैंने कहा अभी नहीं लूंगा, बाद में दे दियो, +2 में आया तब दे दियो, बोला नहीं सर रखनी तो अभी पड़ेगी नहीं तो जान दे दूंगा, ऐसी बातें कर रहा है बेटा बताओ। तो मैंने ₹1,00,000 रख लिए, क्या कर लिए मैंने ₹1,00,000 रख लिए, लेकिन क्या वो ₹1,00,000 मेरी इसी साल की इनकम है या अगले साल की इनकम है, अगले साल की। कौन से साल की इनकम है, अगले साल की। तो क्या इस साल में मुझे इस इनकम को नोट करना चाहिए, ना ना ना, इस साल में उसे घटा दूंगा, मैं उसे कब ऐड करूंगा, जाके अगले साल में ऐड करूंगा, बात समझ आई। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो कर रहा हूं, जो इनकम जिस साल से रिलेट करेगी उसी साल में उसे क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, इसलिए आप ये एडलेस कर रहे हैं बेटा, बात समझ आ गई, क्लियर है। फिर इसी के साथ आपका एक कंसेप्ट था बेटा मैचिंग कंसेप्ट, कौन सा, मैचिंग कंसेप्ट। मैंने तुम्हें शायद अगर पढ़ाया होगा तो बोला होगा कि बाद में समझाऊंगा, या अभी समझा नहीं सकता मैं, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट के रीजन ये थे बेटा, वो जो 3rd चैप्टर आपका प्रिंसिपल वाला, वो मैं इसके बाद ही समझा पाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। जब तक आपको ये चीज़ नहीं आती मैं उसमें एग्जाम्पल ही नहीं ले सकता। बोलो बात क्लियर। चलो जी, मैं आ गया सर प्रीपेड एक्सपेंस या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस पे। लिखिए बेटा ट्रीटमेंट नंबर 1, 2 ट्रीटमेंट करने सर हमें। फर्स्ट ट्रीटमेंट डिडक्ट, डिडक्ट का मतलब पता है ना, फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। सेकेंड ट्रीटमेंट शो ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, शो ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है बेटा।
मेरे को कहाँ शो करनी चाहिए, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। लिखो बेटा सारे बच्चे एग्जाम्पल लिखो। आपको दे रखा है सर एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसमें दे रखा है बेटा रेंट जो कि है 55,000 रुपये। नीचे दे रखिए जी एडजस्टमेंट, इसमें लिखा है रेंट ऑफ ₹5,000 इज प्रीपेड। 5,000 रुपये का रेंट क्या है, प्रीपेड है, ठीक है। शॉर्ट ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, शॉर्ट ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट। ठीक है बेटा, मैं करता हूं सर, मेरे को बताओ रेंट कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग में आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, P&L में ना। तो मैं क्या बनाऊंगा, P&L अकाउंट, ठीक है। मैं बना रहा हूं सर एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने लिखा जी टू रेंट, कितना था, 55,000 रुपये। इसमें से मैं माइनस करूंगा प्रीपेड रेंट विच इज़ 5,000, तो मेरा टोटल आ गया 50,000 रुपये, ठीक है। मैंने बनाई बैलेंस शीट, मैं यहाँ दिखाऊंगा प्रीपेड रेंट 5,000, प्रीपेड रेंट 5,000 रुपये, ठीक है बेटा। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चाहे बैलेंस शीट की कौन सी साइड बनाई थी मैंने, पता है ना, एसेट साइड। बाद में पूछो क्या बनाया था सर। आज बेटा एक एडजस्टमेंट और करते हैं, फिर करेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। इसको हटा दूं, सारे बच्चे लिखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 है बेटा डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग हमें पता है सर, ठीक है। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में क्या हो जाना, कमी हो जाना, ठीक है। एक तरह का फायदा है, नुकसान है, नुकसान है सर। अपनी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो ठीक है। इसके ट्रीटमेंट लिखते हैं सर, दो ट्रीटमेंट है इसके भी। देखिए ट्रीटमेंट नंबर 1, शो ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लस सेकेंड ट्रीटमेंट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट इन बैलेंस शीट, ठीक है बेटा। डिडक्ट करना है मुझे एसेट में से, ठीक है जी। एग्जाम्पल लिखते हैं, मैंने बनाया सब एक्सट्रैक्ट या मुझे दे रखी है सर मशीन 1 लाख रुपए की, फर्नीचर 20,000 रुपये का, ठीक है। नीचे दे रखी जी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में है नंबर 1 डेप्रिशिएट मशीन by 10% and
फर्नीचर बाय 5%। मशीन की वैल्यू कम करनी है बेटा 10%, फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है बेटा 5%। करें स्टार्ट, सॉल्यूशन करते हैं सर। मेरे को दो ट्रीटमेंट दिखाने हैं सर, एक तो पी एंड एल अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। तो मैं बनाता हूँ सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने बनाया जी एक्सट्रैक्ट ऑफ पी एल अकाउंट। ये है जी डेबिट साइड, मैंने लिखा टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मेरे दो तरह के हैं, एक तो है मेरा मशीन के ऊपर और एक है बेटा मेरा फर्नीचर के ऊपर। ठीक है, मशीन का डेप्रिसिएशन कितना बेटा ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, बाद में लिखना। 10% का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। और मशीन कितने की बेटा, लाख रुपए की। 1 लाख का 10% कितना आया, 10,000। तो मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा वो कितना, 10,000। ऐसे ही फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना बेटा, 5%। और फर्नीचर कितने का है, 20,000 का। तो 20,000 का 5% 1,000। लो जी, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया बेटा, 11,000 रुपये। सही है। फिर मैं दिखाऊंगा बैलेंस शीट। मैंने बनाया जी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये मैंने बनाई एसेट साइड। एसेट साइड में देखो कैसे दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लिखेंगे मशीन। मशीन की पुरानी वैल्यू थी 1 लाख, ठीक है। और इसमें से देखो माइनस करके दिखाएंगे लेस डेप्रिसिएशन। बोलो बेटा डेप्रिसिएशन कितना था, मशीन के ऊपर लगा जो 10,000। नेट वैल्यू कितनी बची बेटा, 90,000 रुपये की। सही है। 1 लाख की मशीन थी, 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन घटा के मशीन कितने की लिखी, 90,000 रुपये की। लिखो मत अभी, सिर्फ समझने पे ध्यान दो। यहाँ पे डेप्रिसिएशन जितना का डेप्रिसिएशन था वो लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, मशीन में से डेप्रिसिएशन घटा के वैल्यू लिखी। मैंने क्या लिखा कि 10,000 रुपये का मशीन के ऊपर नुकसान हो गया और 1 लाख की मशीन 10,000 के नुकसान होने के बाद कितने की बच गई, 90,000 रुपये की बच गई बेटा। ठीक है। ऐसे ही आप फर्नीचर के बारे में भी लिखते हैं। सर फर्नीचर, मेरे पास नेट फर्नीचर कितने का था बेटा, 20,000 रुपये का। इसमें माइनस करेंगे आप क्या, डेप्रिसिएशन कितना था, 1,000। लो जी, कितना बचा बेटा अपने पास, 19,000 रुपये। ये लो, ये हमारी एसेट्स आ गई। बोलो बात क्लियर है। इस तरीके से इसको शो करना है। तो कितनी एडजस्टमेंट होगी आज अपनी, 4। पहली कौन सी है, क्लोजिंग स्टॉक। दूसरी कौन सी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तीसरी कौन सी है, प्रीपेड एक्सपेंस। चौथी कौन सी है, डेप्रिसिएशन। मेरे को ये मैं 25-30 एडजस्टमेंट कराऊंगा, मेरे को ये याद चाहिए। ठीक है, मुंह जुबानी याद चाहिए बेटा मेरे को ये। ठीक है, तब तो ये 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आपका पेपर में हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, मेहनत नहीं करोगे भाई कोई इलाज नहीं है मेरे पास। ठीक है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं बाबू, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं होता। कभी भी किसी भी टीचर से ये मत कहना कि हमें पास करवा दो। अगर वो तुम्हें पास करवा रहा है ना, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी से खेल रहा है। इसका मतलब है उसे सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। सीखने आओ, टीचर के पास सीखने जाओ। ठीक है, जापानी लोग कभी नहीं कहते सर ठीक है कि हमें पास करवा दो। जापानीज लोगों की खास बात है, वो मास्टर ढूंढते हैं। जापान तुमने सुना होगा, निंजा विंजा होते हैं सर, समुराई होते हैं। ठीक है, तो बड़े फेमस है। अरे सही में होते हैं, मजाक थोड़ी। समुराई कोई इमेजिनरी कैरेक्टर थोड़ी है, सच में होते हैं। सच में लड़ने की कला होती है उनमें। ठीक है, जापान में तुम जाओगे सर, वहाँ पे देखोगे हर बंदा अपनी कराटे वगैरह की, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक है, तो वो कभी भी नहीं कहते सर कि हमें मास्टर पास करा दो। मास्टर ढूंढते हैं सीखने के लिए बेटा। ठीक है, और अगर तुम मेरे से ये उम्मीद रख रहे हो कि सर पास करा देंगे, भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे पास मत आना। बोलो बात क्लियर है। मैं पास नहीं करवा सकता, मैं सिखा सकता हूँ। बोलो बात क्लियर। तुम सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, पास अपने आप हो जाओगे। बात समझ आई। तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, भैया मैं क्या, कोई पास नहीं करवा सकता। और अगर किसी ने पास करवा दिया, भैया फंस चुके हो तुम। ना तो तुम अब पीछे जाने जोगे हो, ना तुम्हें आगे कहीं एडमिशन मिलेगा, साफ याद रखना। बोलो बात क्लियर। तो कभी किसी के पास ये फरियाद लेके मत जाना कि पास करवा दो। अगर वो तुम्हें करवा रहा है, भैया वो खेल गया तुम्हारे साथ। ठीक है, वो क्या खेल गया, तुम खुद खेल गए अपनी ज़िंदगी के साथ। ठीक है, आगे कभी कहीं ना एडमिशन होगा बेटा, ना आगे कहीं बात बनेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो सीखने आओ, सीखने के लिए आओ, पास होने आए हो, मेरे पास मत आओ, सीधी बात है। बोलो बात क्लियर बेटा। मैं साफ साफ बोलता हूँ, देखो क्लियर जी। यहाँ तक कोई डाउट, पक्की बात। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, 15 मिनट है अभी, तो 15 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आधे घंटे में आप एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओगे और फिर आपकी हो जाएगी छुट्टी। ठीक है, ये हटा दूं या अभी लिखोगे,
हो गया, लिख लो, चलो 2 मिनट लगा लो। आइए बेटा शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो मेथड मैं क्वेश्चन को करने का फॉलो कर रहा हूं आपको सेम मेथड फॉलो करना है, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सुनिए बेटा, सारे बच्चे मेरे साथ देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो बेटा। क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। कहते हैं जी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रसाद। देखो मिला क्या, क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो शेयरिंग कर लेना बुक एक बार। मिल गया सबके पास? अगम तुम्हारे पास है बेटा? मिल गया क्वेश्चन? चलो सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, एक बार हो गया ठीक है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। कहते हैं सर फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन गिवन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रसाद ऑन 31 मार्च 2019। मेरे को देखो क्या क्या दे रखा है। डेबिट साइड में मशीन, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, सेल रिटर्न, वेजेस, परचेज, पावर, लाइटिंग। उसके बाद है बेटा मेरे पास स्टॉक 1 अप्रैल 2018 का। बताओगे कौन सा स्टॉक है ये? 1 अप्रैल 2018 का ओपनिंग स्टॉक है सर ये तो, ठीक है। उसके बाद कहता है डेटर, बीआर, रेंट, कमीशन, जनरल एक्सपेंस, सैलरीज। फिर है जी कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न, क्रेडिटर और इंटरेस्ट, मतलब डेबिट और क्रेडिट के कुछ बैलेंस है। और लास्ट में देखो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसी को आप एडजस्टमेंट्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी 45,000 रुपये। तुम बताओ सर क्या ट्रीटमेंट होगा? एक बार बाहर ही बैठ जाना बेटा, ठीक है। बताओ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? सैलरी में ऐड हो जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखो डेप्रिशिएट मशीनरी 10%, क्या करेंगे बोलो? P&L में डेबिट, दूसरा एसेट में से माइनस। वेजेस आउटस्टैंडिंग बोलो क्या करेंगे? वेजेस में ऐड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। रेंट एंड अनएक्सपायर्ड प्रीपेड एक्सपेंस है ना, तो प्रीपेड को क्या करते हैं? माइनस करते हैं रिस्पेक्टिव खर्चे में से और बैलेंस शीट में एसेट साइड। और स्टॉक दे रखा बेटा 31 मार्च को, तो ट्रेडिंग के कौन सी साइड? क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। लास्ट में क्वेश्चन ने कहा है मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, तो मैं पहले फॉर्मेट तैयार करता हूँ बेटा, सुनना ध्यान से। मैंने बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट लिया, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019। ध्यान रखना बेटा ट्रेडिंग पीएल में फॉर द ईयर वर्ड यूज होता है और बैलेंस शीट में एज एट वर्ड यूज होता है, ठीक है। ये मैंने बना दी सर बैलेंस शीट एज एट 31/3/19। लो जी, ये एसेट साइड हो गई और ये हमारी लायबिलिटी साइड हो गई। अब देखो मेरे को क्वेश्चन को करना कैसे है सर। मुझे सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? एडजस्टमेंट्स को। देखो हमें पता है एडजस्टमेंट कितनी जगह पे जाती है? कम से कम 2 जगह पे, ठीक है। देखिए बेटा चेक करिए, सबसे पहली एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या करते हैं? रिस्पेक्टिव सैलरी में ऐड हो जाएगी, ठीक है, और बैलेंस शीट में कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड। ये बातें बार बार मेरे साथ दोहराओगे, याद हो जाएगी बेटा। क्लास में याद करना है तुम्हारी मर्जी, घर जाके एक्स्ट्रा मेहनत करनी है तुम्हारी मर्जी। क्लास में याद करना है तो मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है? तो बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ पे जाएगी? रिस्पेक्टिव सैलरी में ऐड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। चलो चेक करो सैलरी का खर्चा ट्रायल बैलेंस में कितना दे रखा है, चेक करना भाई। सैलरीज होंगी कहीं पे कितनी बेटा? 50,000 रुपये। सुनो भाई मैं लिखता हूँ सैलरी कहाँ पे आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में कि P&L अकाउंट में? P&L में। तो मेरे को पता है ना P&L ट्रेडिंग के नीचे बनता है कहीं पे, तो मैं एक अंदाजे से बना लेता हूँ। मैंने कहा जी 2 सैलरीज और मेरे को पता है कितनी सैलरी है बेटा? 50,000। मुझे इसमें ऐड करनी चाहिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, बताना बेटा कितनी है? 45। 50 और 45 टोटल 95,000, सही है। मैंने रिस्पेक्टिव खर्चे में ऐड कर दिया। दूसरा कहाँ दिखाना है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी सर कितना? 45,000 रुपये। एक एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है। दूसरी पे आ जाओ सर, इतना ही करना क्या? बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है और, ठीक है। कहते हैं डेप्रिशिएट करना है सर मशीन 10%। चेक करना बेटा मशीन कितने की थी, चेक करो सारे बच्चे। 4 लाख की मशीन है, ठीक है।
सर 4 लाख की मशीन, डेप्रीशिएशन भी P&L में आता है, तो मैं लिखता हूँ सर टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। 4 लाख की मशीन पे 10% डेप्रीशिएशन, तो कितना हुआ 40,000, तो मैंने यहाँ लिखा जी 40,000। और बैलेंस शीट में बताओ बेटा, मशीन में से माइनस, तो मशीन की वैल्यू थी 4 लाख, माइनस करा सर डेप्रीशिएशन कितना 40,000, और ये कितनी आ गई 3,60,000। लो सर हो गया, ठीक है। तीसरी एडजस्टमेंट कहते सर वेजेस आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपए के, चेक करना बेटा वेजेस थे कितने अपने 1 लाख के, तो वेजेस 1 लाख के दिए हुए हैं, 5,000 आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड करना है। और वेजेस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग में कि PL में, ट्रेडिंग में, तो ये एडजस्टमेंट भी ट्रेडिंग में जाएगी। यहाँ लिखता हूँ सर मैं टू वेजेस 1 लाख के दे रखे हैं सर, प्लस करूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 5,000 रुपए, टोटल कितना हुआ बेटा 1,05,000, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ सर मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 रुपए। चीज़ें वही है सर, दो जगह ट्रीटमेंट हो रही है, ठीक है। और चेक करो और क्या है, कहते जी रेंट अनएक्सपायर्ड है 10,000 रुपए, चेक करना बेटा रेंट था कितने का अपना 45,000 का, और अनएक्सपायर्ड कितना बेटा 10,000, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सर रेंट, रेंट कहाँ पे आता है P&L में, तो मैंने यहाँ लिखा सर टू रेंट 45 है क्या, माइनस करेंगे सर इस बार एडवांस रेंट, प्रीपेड रेंट, अनएक्सपायर्ड रेंट, कुछ भी बोल दो 10,000 रुपये, तो रेंट कितना बचा बेटा मेरे पास 35,000, 45,000 का था, 10,000 अगले साल से रिलेट कर रहा था, तो यहाँ से घटा दिया। अच्छा ये कहाँ आना चाहिए, ठीक है, प्रीपेड रेंट कितना बेटा 10,000 रुपये, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखो और भी कुछ दिया हुआ है क्या, कहते हैं जी क्लोजिंग स्टॉक है कितने का 8 लाख रुपए का, तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख, और दूसरा बोलो बेटा ट्रेडिंग में कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख रुपए, बोलो बेटा यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो सारी एडजस्टमेंट हो गई ना, अब अपने को क्या करना है, जो पिछले चैप्टर में नॉर्मल क्वेश्चन है ना उसकी तरह इसको ट्रीट करना है। सारी एडजस्टमेंट तो हो चुकी, अब एक एक आइटम उठाते रहो, पुट करते रहो। मुझे पता है सर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम है वो एक ही जगह जाएगी, बोलो बात क्लियर। सर जिनकी एडजस्टमेंट हो चुकी है वो दोबारा करनी है क्या, नहीं बेटा दोबारा क्यों करेंगे, ठीक है, हमें एक ही बार करनी थी, वो कर चुके हैं हम, ठीक है जी। अब बाकी बची हुई आइटम पोस्ट कर देते हैं और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अपना। चेक करते हैं फटाफट से। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, मशीन, मशीन कर चुके ना आपा। उसके बाद कैश एट बैंक दिया हो बेटा 1 लाख, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैश एट बैंक 1 लाख। उसके बाद है सर कैश इन हैंड 50,000। उसके बाद है जी सेल्स रिटर्न, तो आपको पता है सर पहले आप सेल्स लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे बेटा क्या सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। रिटर्न बताना बेटा कितनी है मेरे पास, रिटर्न है 20,000, लो जी जो भी सेल्स आएगी उसमें से माइनस करके दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा क्या है, वेजेस हो चुके हैं ना, परचेज है बेटा 8 लाख, तो यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं टू परचेज 8 लाख, मैं अंदर लिख रहा हूँ, अगर कोई रिटर्न आई तो माइनस करके दिखा देंगे सर टू परचेज रिटर्न, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पावर, पावर कहाँ पे आती है सर, ट्रेडिंग में पावर चाहिए होती है फैक्ट्री के लिए बेटा, लाइटिंग चाहिए होती है ऑफिस के लिए, ठीक है। तो पावर होगी बेटा अपनी 10,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर टू पावर कितनी है बेटा, पावर 10,000 रुपये। फिर है जी लाइटिंग, लाइटिंग होती है सर ऑफिस के लिए, टू लाइटिंग, लाइटिंग कितनी है 5, लो जी 5,000 रुपये। फिर दे रखा बेटा स्टॉक 6 लाख का, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक कितना बेटा 6 लाख रुपये, ठीक है। फिर है जी मेरे पास डेटर, डेटर तो एसेट होती है सर, यहाँ दिखाते हैं डेटर 4,40,000। उसके बाद देखो बेटा क्या है BR, ये कितना बेटा अपने पास 2,90,000। रेंट दे रखा है सर हो चुका, कमीशन दिया हुआ है 20,000 रुपये, P&L में आ जाएगा टू कमीशन 20,000 रुपये। उसके बाद चेक करो बेटा जर्नल एक्सपेंस है 80,000, तो टू जर्नल एक्सपेंस 80,000 रुपये। उसके बाद देखो क्या है, हो चुकी है क्या सैलरीज, डन है सर, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। क्रेडिट साइड में आए कैपिटल 9 लाख रुपए, तो कैपिटल तो यहाँ पे दिखाते हैं बैलेंस शीट में। अब सुनना मैं पहले ही लिख लेता हूँ कैपिटल, इसमें प्लस माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होगा, और माइनस क्या करते हैं बेटा इसमें से ड्रॉइंग्स, यही करते हैं ना। कैपिटल दे रखे सर मेरे को कितनी दी है बताना, 9 लाख, सही है। और देखते हैं सेल्स दे रखे सर 16,20,000, ये लो जी यहाँ लिखते हैं 16,20,000
इसमें 20,000 रुपये की रिटर्न थी तो कितने की आ गई 16 लाख रुपये, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चेक करो। परचेज रिटर्न दे रखे बाबू 10,000 रुपये। परचेज रिटर्न क्या करे, परचेज में से माइनस, लो जी 10,000, 8 लाख में से 10,000 गए, कितने बचे 7,90,000 रुपये। सही है बेटा। आगे चेक करो। क्रेडिटर दे रखे 450, तो क्रेडिटर यहाँ आ जाएंगे, क्रेडिटर 4,50,000 रुपये। ठीक है, अच्छा और बोलो सर क्या है, इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं बोला, डेबिट है क्रेडिट है, लेकिन क्रेडिट साइड में दे रखा है, तो क्रेडिट साइड में दे रखा है तो खर्चा मानो इनकम मानो, इनकम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। कितना दिया होगा चेक करो, 30,000 रुपये। लो जी क्वेश्चन खत्म, बस टोटल करना है और अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैं टोटल पे आ गया सर। मैं सबसे पहले करता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल, तो 16 और 8 कितना हुआ 24 लाख। इस साइड का टोटल आ रहा है सर 24 लाख। इधर देखते हैं सर, 6 लाख प्लस 7,90,000 प्लस में 1,05,000 प्लस में 10,000, ये आ रहा है बेटा 15,05,000। तो मैं माइनस करता हूँ उसमें से 24 लाख, ये आएगा 8,95,000। चेक करो मैच हो रहा है क्या, सही है। इसे क्या बोलूँ बेटा मैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और इसके ब्रैकेट में कुछ लिखना होता है क्या, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ज़रूर लिखना है। अब दोनों साइड का बराबर टोटल एक जैसा आ जाएगा 24 लाख, और डबल लाइन लगा के क्रॉस कर देंगे बेटा। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लेके आएंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 8,95,000। सही है। अब इस साइड का टोटल करते हैं सर, 8,95 प्लस में 30,000, ये आ रहा है बेटा अपने पास 9,25,000। ठीक है, इस साइड का जरा टोटल करता हूँ बेटा मैं, 95,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000 प्लस 5,000 प्लस में 80 और 20 1 लाख, तो ये आ रहा है बेटा 2,75,000। 9,25 में से 2,75 घटा रहा हूँ बेटा मैं, ये आएगा 6,50,000। चेक करो यही आएगा, और इसे क्या बोलना चाहिए, टू नेट प्रॉफिट, और इसके आगे भी क्या लिखना है बेटा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अच्छा अब दोनों साइड का टोटल करोगे तो बराबर आ जाएगा 9,25, और इसको हम क्लोज कर देंगे। सही है। अब नेट प्रॉफिट यहाँ दिखाते हैं, कितना आया था 650। लो जी 650, ड्राइंग्स कुछ भी थी नहीं तो हम हटा रहे बेटा। ठीक है, 9 लाख प्लस 6 लाख कितना हो 15 लाख, 15,50,000। लो सर, अब अगर मैं दोनों साइड का टोटल करूं तो बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 45,000 प्लस 5,000 प्लस 15,50,000 प्लस में 4,50,000, यार बेटा मेरा 20,50,000। चेक करना, सही है। उस साइड का टोटल भी सेम आना चाहिए। चेक करते हैं, 360 प्लस में 10,000 प्लस में 8 लाख प्लस में 1 लाख प्लस में 50,000 प्लस में 4,40,000 और प्लस में बेटा 2,90,000, ये भी आ रहा है बेटा 20,50,000। लो सर, इसका मतलब क्वेश्चन अपना सही है। बोलो बात क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको विद इन 15 मिनट हर हालत में सॉल्व करके दिखाना है। अगर सॉल्व हो गया तो मान लो 10 से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे पेपर में। ठीक है, और मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। तब तक मुश्किल है जब तक तुम पेन पेपर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे। क्लियर बेटा यहाँ तक, सही है। चलो ये वाला क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल है, घर से दे रहा हूँ। ठीक है, आज मैं छुट्टी कर रहा हूँ तुम्हारी, घर से सारे बच्चे मेरे को फर्स्ट प्रैक्टिकल करके लाके दिखाएंगे बेटा, यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आज के लिए इतना कर लो। ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगी, अगर किसी को दोबारा देखनी है तो ऐप पे देख लेना। ठीक है।